आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्विस्ट से जिसको देखकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी चौंक गए, क्योंकि इस बार यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में विलन रशिया को नहीं, यूरोप को डिक्लेयर कर दिया है। शॉकिंग राइट? वो यूरोप जो डेकेड से अमेरिका का एलाय, पार्टनर और वेस्टर्न पावर का बैकबोन माना जाता था। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस 33 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़कर लगता है जैसे वॉशिंगटन दुनिया को एक नई लेंस से देख रहा हो। कौन दोस्त है, कौन थ्रेट, कब स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और कब रियलिस्ट। और इस डॉक्यूमेंट को समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये एक साल में सिर्फ एक बार आता है और ये बताता है कि आने वाले साल में यूएस दुनिया को कैसे ऑपरेट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक फिलॉसफी हमेशा कांस्टेंट रही, अमेरिका फर्स्ट। और इस स्ट्रेटेजी के पीछे उनका सिंपल लॉजिक, अमेरिका को सेफर, रिच और मोर पावरफुल बनाना है और अपनी लेगेसी को वर्ल्ड हिस्ट्री में कार्व करना है। पर इस बार उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप लिया, यूरोप को ओपनली क्रिटिसाइज करना। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यूरोप की प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी या मिलिट्री स्पेंडिंग की नहीं है, प्रॉब्लम उनके अंदर ही डीप रूट हो चुकी है। ट्रंप का मानना है कि यूरोप अपने ही रूल्स, एक्सेसिव रेगुलेशंस और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन के वेट के नीचे क्रम्बल हो रहा है। कभी जो कॉन्टिनेंट ग्लोबल जीडीपी का 25% था, आज सिर्फ 14% रह गया। पर सबसे बड़ा कंसर्न उनके हिसाब से यह है कि अगले 15-20 सालों में यूरोप अपनी असली आइडेंटिटी खो देगा। जो कल्चर, ट्रेडिशंस, सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस पहले यूरोपियन स्ट्रेंथ होती थी, वो धीरे धीरे इरेज हो रहा है। और एक कॉन्टिनेंट जो खुद से कॉन्फिडेंट ही नहीं, वो रशिया जैसे राइवल से स्ट्रेटेजिकली डील कैसे करेगा? ट्रंप का मैसेज क्लियर है, यूरोप को रशिया से इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक तरीके से डील करना होगा। क्योंकि पावर डायनामिक्स में यूरोप कलेक्टिवली रशिया से काफी स्ट्रांग है, बस न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़कर। पर फियर ने उनको वीक कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन वॉर को लेकर यूएस क्या सोचता है? वॉशिंगटन को पूरी तरह पता है कि जब तक ये वॉर चलेगी, यूरोप डिस्टेबिलाइज्ड रहेगा, फाइनेंशियली भी, मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली भी। यूरोप के देश यूक्रेन को फंड कर रहे हैं, वेपन्स देते हैं और इनडायरेक्टली अपनी ही इकोनॉमी को स्ट्रेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डर कि कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होकर डायरेक्ट नेटो रशिया कन्फ्रंटेशन तक ना पहुंच जाए। ये सब चैलेंजेस के बावजूद भी अमेरिका यूरोप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यूरोप एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर भी है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इंटेलेक्चुअल कल्चरल पावर हाउस भी। पर ट्रंप की वार्निंग सिंपल है, अगर यूरोप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाएगा तो नेटो का फ्यूचर भी फंडामेंटली शिफ्ट हो सकता है, जहां यूरोपियन मेंबर्स कम और नॉन यूरोपियन मेंबर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। पर चलिए स्पॉटलाइट थोड़ा शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स एशिया। यहां से शुरू होती है कहानी इंडिया की, भारत की राइजिंग रोल की। इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में इंडिया का नाम एक क्रिटिकल पार्टनर के रूप में आया है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक, या जैसा यूएस कहता है एशिया पैसिफिक, इस वक्त दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकली पावरफुल रीजन बन चुका है। आज वर्ल्ड जीडीपी का 50% इस रीजन से आता है और 21st सेंचुरी में ये रीजन ग्लोबल पावर हाउस होगा। और इस रीजन को स्टेबल रखने के लिए, चाइना के अग्रेसिव राइज को बैलेंस करने के लिए किसी एक नेशन का रोल सबसे क्रूशियल है, इंडिया। यूएस को पता है कि इंडो पैसिफिक में अपनी डोमिनेंस मेंटेन रखनी है और इस गेम में भारत बिना किसी डाउट के इंडिस्पेंसिबल है। क्वाड हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया या मैरीटाइम सिक्योरिटी, न्यू दिल्ली के बिना इक्वेशन इनकम्प्लीट है। हाँ, रीसेंट मंथ्स में टैरिफ्स, सीज फायर स्टेटमेंट्स जैसे इश्यूज ने रिलेशन को थोड़ा टफ बनाया है, लेकिन रियलिटी सिंपल है, इंडिया और यूएस एक दूसरे को अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली लिखा है, दे वांट इंडिया टू प्ले अ बिगर रोल इन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। क्वाड को रिवाइव करना है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब में कॉपरेशन डीपन करना है। पर ट्रंप ही है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पीस डील को भी अपने अचीवमेंट्स में लिस्ट कर दिया। बोल दिया कि उन्होंने 8 कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्रीज या सीज फायर करवाया, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान। उनका स्टाइल ड्रामेटिक है पर मैसेजिंग क्लियर है, अमेरिका वांट्स द रीजन स्टेबल। आगे बढ़ते हैं चाइना की तरफ। यूएस ने ओपनली एडमिट किया कि पहले की गवर्नमेंट्स ने सोचा था कि चाइना ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनकर रूल बेस्ड पावर बन जाएगा, शायद डेमोक्रेसी भी आ जाए। पर हुआ क्या? चाइना और स्ट्रांग और रिचर और स्ट्रेटेजिकली बोल्डर हो गया। वेदर रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट रोककर ग्लोबल इंडस्ट्रीज को शेक करना हो या पुअर मिडिल इनकम नेशंस में मैसिव एक्सपोर्ट्स से इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो, चाइना ने गेम पूरी तरह चेंज कर दिया। और तभी आता है ताइवान। ताइवान यूएस के लिए एक रेड लाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, सेकेंड आइलैंड चेन सिक्योर होती है और वर्ल्ड ट्रेड का 1/3 साउथ चाइना सी से गुजरता है। ताइवान फॉल हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए यूएस का स्टैंड क्लियर है, चाइना फोर्स यूज करे ये अलाउ नहीं होगा। ताइवान इंडिपेंडेंस सपोर्ट नहीं करेंगे पर स्टेटस को डिस्टर्ब भी नहीं होने देंगे। और इस सारी जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में भारत का रोल जरूरी, क्रिटिकल।
स्ट्रेटेजिक, क्योंकि इंडो पैसिफिक का फ्यूचर बैलेंस इंडिया के वेट पर डिपेंड करेगा। तो फ्यूचर लीडर्स, ये था अपडेटेड ब्लूप्रिंट ऑफ अमेरिकन स्ट्रैटेजी। एक दुनिया जहां यूरोप को विलन बताया जा रहा है, रशिया से राइवलरी को रिलैक्स किया जा रहा है, चाइना को प्राइमरी चैलेंजर माना जा रहा है और इंडिया को राइजिंग पिलर ऑफ स्टेबिलिटी। इसीलिए भारत को अपने इंटरेस्ट्स, अपनी इकोनॉमी, अपनी डिप्लोमेसी को और स्ट्रेटेजिकली शार्पन करना होगा, क्योंकि 21st सेंचुरी एक रेस नहीं, एक मैराथन है। और इस मैराथन में भारत के पास पहली बार वर्ल्ड ऑर्डर शेप करने का रियल चांस है। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे कमिटेड टू लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।